नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं आपके साथ हिमानी। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त पर। चुनाव के मद्देनजर अड्डा को सम्मेलन करेंगे अध्यक्षता, संगठन मजबूत करने पर होंगी चर्चा। पूर्व शांतिपूर्ण दिल्ली सरकार की शराब नीति के मामले में देश भर में ईडी के 4 कानों पर मामले की सिलसिले में ईडी की रेड। ठेके के पहले रिश्वत का मामला, पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ एफआईआर का आदेश। आपकी मान्यता रद्द करने की मांग, सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। 56 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने लिखा पत्र। तो चले बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं। आपने इस साल अंत और अगले साल की शुरुआत में कई राज्यों में विधानसभा और निकाय के चुनाव को मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वह भाजपा के ऑपरेशन लोटस को विफल करने में कई और कसर छोड़ना चाहती। इस कड़ी में आपने रविवार को अपना राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। आपके अनुसार देश भर में चुने गए उसके जनप्रतिनिधियों का यह पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा। सम्मेलन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत देश भर में चुने गए सभी विधायक और राज्यसभा सांसद भी शामिल होंगे। इसके अलावा देश भर में आपके चुने गए पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, सरपंच और प्रधान भी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। उनके साथ ही अरविंद केजरीवाल देश भर में चलाए जा रहे भाजपा के ऑपरेशन लोटस और पार्टी संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके अनुसार भाजपा की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस के तहत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का लालच दिया गया है। इसके बाद अब पंजाब में इसका प्रयोग किया जा रहा है और पंजाब में आपके 10 से 12 विधायकों से संपर्क कर उनको 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। सम्मेलन में देश भर में आम आदमी पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर विकसित बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में शांति स्थापना की कोशिश है। केंद्र, असम सरकार और 8 आदिवासी समूह को प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने उक्त बात कही। आधिकारिक बयान के अनुसार आदिवासी और असम के चाय बागान के कामगारों के बीच दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते पर बीएसएफ, एसीएमए, एपीए, एसटीएफ एवं एफजी, बीटी और एफजी ने हस्ताक्षर किया। गृह मंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप हुआ यह समझौता पूर्वोत्तर को 2025 तक उग्रवाद मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर को शांत और विकसित बनाने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करना है। शाह ने कहा कि असम के आदिवासी समूह के 1182 सदस्य हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर को शांत और समृद्ध बनाने के लिए वहां की अद्भुत संस्कृति का संवर्धन और विकास करने, सभी विवादों का निपटारा कर स्थायी शांति स्थापित करने और पूर्वोत्तर में विकास को गति देने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें संवादहीनता और हितों के टकराव के कारण अलग अलग गुटों ने हथियार उठा लिए थे, जिसके कारण इन गुटों और राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में हजारों लोगों की जान गई। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि 2024 से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच सीमा विवादों और सशस्त्र गुटों से संबंधित सभी विवादों को हल कर लिया जाएगा। जिन समूहों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है वे 2012 में संघर्ष विराम है और तय शिविरों में रह रहे हैं।
परेश बरुआ के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित उल्फा के कट्टरपंथी घरे और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा असम के सक्रिय अन्य सभी विद्रोही समूह ने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि मोदी नीति सरकार का रिकॉर्ड है कि उसने अभी तक हुए सभी समझौते में 93% को पूरा किया है, जिसके कारण असम सहित पूरे पूर्वांचल में शांति स्थापित हो रही है। समझौते के अनुसार भारत और असम सरकार की जिम्मेदारी है कि वे आदिवासी समूहों की राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आकांक्षाओं को भी पूरा करें। समझौते के अनुसार आदिवासी समूहों की सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय और भाषाई पहचान को संरक्षित करने और उन्हें मजबूत बनाने का प्रावधान किया गया है। समझौते में आदिवासी कल्याण और विकास परिषद के गठन का प्रावधान है, जिसका लक्ष्य चाय बागानों को तेजी से और लक्ष्याकृत विकास करना, सशस्त्र सदस्यों के पुनर्वास की व्यवस्था करना और चाय बागान मजदूरों के कल्याण का काम करना है। आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अगले 5 साल में 1000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। तिवा लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड गोरखा पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों ने हथियारों और गोला बारूद के साथ जनवरी में आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि ट्राइबल यूनियन के सदस्यों ने अगस्त में अपने हथियार डाल दिए थे। दिसंबर 2020 में बोडो उग्रवादी समूह एनडीएफबी के सभी गुटों के लगभग 4100 सदस्यों ने अधिकारियों के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्तर पूर्व में शांति प्रस्तावित करना है। इसमें आज एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य असम ड्रग फ्री हो, टेररिज्म फ्री हो, डिस्प्यूट फ्री हो और संपूर्ण विकसित हो। इस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय दोनों पुरजोर कोशिश के साथ काम में लगे हैं। बात करते हैं दिल्ली सरकार की शराब नीति के मामले में ईडी ने एक बार फिर से 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोषण मामले की जांच के सिलसिले में करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी की। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। प्रवर्तमान निदेशालय ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोषण मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को देश भर में करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। यह आबकारी नीति अब वापस ले ली गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर तथा कुछ अन्य शहर, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शराब कारोबारियों, वितरकों और आपूर्ति श्रृंखला के नेटवर्क पर छापे मारे जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी इस मामले में दूसरी बार छापेमारी कर रही है। इससे पहले उसने 6 सितंबर को देश भर में करीब 42 ठिकानों पर छापे मारे थे। ईडी का आबकारी नीति से जुड़ा धन शोषण मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है। सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त आरप गोपी कृष्ण के दिल्ली स्थित आवास तथा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापे मारे थे। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार में सिसोदिया के पास आबकारी और शिक्षा समेत कई विभाग हैं। ईडी इस बात की तफ्तीश कर रहा है कि क्या पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता बरती गई।
जांच एजेंसी के एक स्थानीय अदालत से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की भी संभावनाएं हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ एक केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बुधवार को सत्र अदालत ने एक निजी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और जांच करने को कहा। शिकायत में आरोप लगाया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बीडीए बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी को ठेका देने के बदले में रिश्वत ली थी। यह आदेश कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा 7 सितंबर को विशेष कोर्ट को भ्रष्टाचार के मामले पर नए सिरे से सुनवाई करने के निर्देश देने से ठीक एक हफ्ते बाद आया गया है। इस मामले में येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मामले में उनके बेटे बीआई विजेंद्र, पोते शशिधर मराठी, दामाद संजय एवं व्यापारी चंद्रकांत रामलिंगम, विधायक और पूर्व बीडीए अध्यक्ष एसटी सोमशंकर, आईएएस ऋषि प्रकाश के रवि और विरूपाक्षा अन्य आरोपी हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान को पूर्व सेवानिवृत्ति नौकरशाहों ने गैर संवैधानिक बताया। 56 पूर्व सिविल सेवकों ने भारत के चुनाव आयोग ईसीआई को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की मान्यता वापस लेने का आग्रह किया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई असंतुलित और विवादास्पद टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों के अलावा ड्राइवर, कंडक्टर जैसे लोक सेवकों से पूछने की उनकी अपील असंतुलित और विवादास्पद है। भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र में राजकोट में दिल्ली के सीएम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया है। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने इस पत्रकार सम्मेलन में सिविल सर्वेंट्स का आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करने की सख्त चेतावनी दी और कहा था कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो कुछ महीनों बाद गुजरात की सत्ता में आने के बाद ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो उनकी बात नहीं मानेंगे। अधिकारियों ने इसे वर्तमान अधिकारी को दबाव में लाने की संवैधानिक कोशिश बताया है। कर्नाटक के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एम बदन गोपाल ने कहा कि लगभग 20 दिन पहले राजकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बयान ने संविधान में विश्वास करने वालों को आहत किया। ड्राइवर, कंडक्टर और पुलिस अधिकारियों जैसे लोक सेवकों से पूछने की उनकी अपील असंतुलित, विवादास्पद है। भारत के संविधान के प्रति हमारी निष्ठा है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। कानून के शासन और भारत के संविधान के प्रावधानों में दृढ़ विश्वास रखने वाले अधिकारियों लगभग 56 सेवानिवृत्त लोकशाहों ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है। इस तरह उल्लंघन को एक प्रवृत्ति बनाने से पहले रोकने की जरूरत है। एक दिवसीय दौरे पर दाता किसी भी दशा में ऐसे गलत काम करने वालों को बचा नहीं पाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मदरसे के सवाल पर केशव प्रसाद ने कहा कि वोट प्राप्त करने के लिए खास लोगों की तरफ से मदरसे का सर्वे होने को मुद्दा बनाते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिनके पास मदरसे चलाने से संबंधित पर्याप्त विधिक प्रपत्र नहीं है वह मुख्य धारा में आकर प्रपत्र ले। हम सभी चीजों का सर्वे करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वामित्व योजना जैसे अन्य बहुत से सर्वे चलाए जा रहे हैं। विरोधी हमारे इसी मुद्दा बनाकर मदरसे पर राजनीति कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की और बात करते हैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 29 सितंबर को लखनऊ में होगा। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। उनसे एक दिन पहले सपा का प्रदेश सम्मेलन भी लखनऊ में ही आयोजित किया जाएगा और इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को यहाँ जारी एक बयान में बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा का प्रदेश सम्मेलन 28 सितंबर को तथा राष्ट्रीय सम्मेलन 29 सितंबर को संपन्न होगा। उनके अनुसार उनमें देश प्रदेश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी की भूमिका की दिशा भी सुनिश्चित की जाएगी। यादव ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक एवं आर्थिक संकट पैदा किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उसे निपटने के लिए इन सम्मेलनों में पार्टी की कारगर भूमिका के बारे में भी चर्चा होगी। इन सम्मेलनों में 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा होगी। इनमें सपा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा के इन सम्मेलनों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर लोकतांत्रिक संस्थाओं को भाजपा द्वारा कमजोर किए जाने एवं अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट, राजनीतिक दल बदल को बढ़ावा देने तथा सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालने पर भी विशेष चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाली, बढ़ते भ्रष्टाचार और किसानों नौजवानों के साथ धोखा आदि मसलों पर राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव के जरिए प्रकाश डाला जाएगा। मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू होगी। सुबह बच्चे कुरान पढ़ेंगे। इसके बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान्य स्कूल की तरह कक्षाएं चलेंगी। इनमें पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं को लैपटॉप व टैबलेट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ मदरसों के छात्र छात्राओं को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बैठक में पीरान कलियर दरगाह के बाहर सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड के चेयरमैन साबाद शम्स ने कहा कि कैमरे से ऑनलाइन सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुताबिक बोर्ड के तहत प्रदेश में 103 मदरसे हैं। इनमें से कुछ मदरसों को स्मार्ट स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन साबाद शम्स ने कहा कि दरगाह के भीतर कोई व्यक्ति नशा करके न आए, इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वक्फ बोर्ड की देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल की जिन संपत्तियों पर अतिक्रमण है, उन सभी 142 संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। इसके लिए संबंधित को नोटिस भी जारी किया गया है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने घंटाघर में एक संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ भी किया। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जनता के
किए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। सीएम धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। तभी उन्होंने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा एवं विधायक खजानदास, संगठन मंत्री अजय कुमार, पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बात करते हैं देहरादून के चौराहे पर उत्साह संग बेहतर ट्रैफिक संचालन करने वाले होमगार्ड जोगेंद्र कुमार को सम्मानित किया जाएगा। कमांडेंट जनरल होमगार्ड केवल खुराना ने होमगार्ड ड्रेस कर प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है। सम्मान उन्हें होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। जोगेंद्र की प्रशंसा डीजीपी अशोक कुमार ने भी ट्विटर के माध्यम से की है। 2 दिनों से होमगार्ड जोगेंद्र कुमार की वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में बहुत संचालन करते हुए वो दिख रहे हैं, उत्साह के साथ दिख रहे हैं। तभी वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को डीजीपी अशोक कुमार ने होमगार्ड जोगेंद्र की प्रशंसा भी की थी। जोगेंद्र के इस उत्साह को देखते हुए कमांडेंट जनरल होमगार्ड केवल खुराना ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा भी की है। इसके साथ बताया जा रहा है कि ट्रैफिक, बाढ़, आपदा अन्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले होमगार्ड के लिए इनाम की व्यवस्था है। ऐसे होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के सदस्यों को कमांडेंट जनरल होमगार्ड ड्रेस और प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। इसी क्रम में पहली घोषणा जोगेंद्र के लिए की गई है। यह सम्मान उन्हें 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस पर प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह की दीवार अब स्वर्ण वर्धित होगी। खंभों एवं ज्वेलरी और छतरों पर भी सोने की परत चढ़ाई जाएगी। शासन से अनुमति के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति ने कार्य शुरू करवा दिया है। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ की तरह केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की चारों दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र के एक दानदाता ने 2 माह पूर्व बीकेटीसी से इस कार्य के लिए आग्रह किया था। इसके लिए समिति के अध्यक्ष अजय से बात करते बीते अगस्त में धर्मस्व एवं संस्कृति सचिव हरिश्चंद्र सोमवाल का पत्र लिखकर शासन से अनुमति मांगी गई थी। 2 दिन पूर्व शासन ने बीकेटीसी को इस कार्य के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। अब मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगी चांदी की परतें निकाल दी गई है। अब स्वर्ण मंडित करने के लिए दीवारों पर ड्रिल की जा रही है और 2017 में एक दानी दाता के सहयोग से बीकेटीसी ने गर्भगृह की दीवारों पर चांदी की परत लगाई थी। 2 क्विंटल और 300 ग्राम से अधिक की चांदी गर्भगृह की ज्वेलरी, छत्र को भी चांदी से सजाया गया था। लगभग 3 वर्ष पूर्व केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर भी अलग से चांदी का दरवाजा लगाया गया था। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से चांदी की परत निकाल दी गई है और अभी ट्रायल के तौर पर तांबे की परत चढ़ाई जा रही है, जिससे पता लग सकेगा कि आकार ठीक है या फिर नहीं। इस नाप के बाद अंत में गर्भगृह की दीवारों, ज्वेलरी और खंभों में सोने की परत लगाई जाए। यह कार्य अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा और सोने की जो परतें लगाई जाएगी वह लेमिनेट होगी, जिसकी चमक कम नहीं होगी और इसके आसानी से पानी से भी धोया जा सकेगा। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें स्वर्ण मंडित किए जाने का तीर्थ पुरोहित ने विरोध किया है। तीर्थ पुरोहित का कहना है कि सरकार व बीकेटीसी मान्यताओं को हाशिए पर रख रही है। मंदिर की दीवारों पर जगह जगह ड्रिल से छेद किए जा रहे हैं, जो धार्मिक रूप से अनुचित है। उन्होंने जल्द कार्य बंद नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।